व्यवस्था की दृष्टि से हमारे जो साथी लगे हुए हैं, हमारा आग्रह है कि अब कार्यक्रम धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। हमारे बीच में देश के बड़े पत्रकार चिंतक नीरज जी अपना उद्बोधन करें, उसके पहले हम एक अपील करना चाहते हैं। हमारे तमाम साथी 3 सेट के नीचे खड़े हुए हैं। नीरज जी बोलेंगे, नीरज जी के बाद लक्ष्मण जी बोलेंगे। जो लोग 3 के पीछे खड़े हैं उनसे आग्रह कि इधर देखिए कुर्सियाँ खाली, इस पर आप बैठ जाएं। बीच में मैं देख रहा हूँ कई जगह कुर्सियाँ खाली हैं। हमारे तमाम साथी वहाँ जो शुरुआत में जो मंडप बना है वहाँ पर उल्टा कुर्सी डाले बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ उल्टा कुर्सी डाले बैठे हुए हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यक्रम आए हुए हैं। ये कोई राजनीतिक दल की भाड़े की मीटिंग नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको उल्टा कुर्सी डालकर बैठे क्या मतलब हुआ, हम समझ नहीं पा रहे। वैचारिकी के पितामह हम जिनको कहते हैं डॉक्टर रामेश्वर पवन जी, ये आज मेरा सौभाग्य है, मैं मंच संचालन कर रहा हूँ, लेकिन बाबूजी ने कहा कि कोप भाजन का शिकार मंच संचालन के, तो मैं बड़ी बेबाकी से मैं सच कहता हूँ कि आज हमारा अगर मोतियाबिंद दूर हुआ है, वैचारिकी में मैं जुड़ा, तो जिनको मैंने नाम दिया वैचारिकी के पितामह, वो डॉक्टर रामेश्वर पवन जैसे व्यक्तित्व की बदौलत तो आपको आपका संबोधन हुआ। और अब जिस फायर ब्रांड क्रांतिकारी वक्ता को मैं बुलवाऊंगा, जो प्रधान संपादक नेशनल जनमत के हैं, सामाजिक न्याय और समता के वैचारिक पुरोधा भैया नीरज पटेल जी, तो मैं संयुक्त रूप से 2 लाइनें आप लोगों के सम्मान में कह करके डॉक्टर अंबेडकर समिति की तरफ से आपके व्यक्तित्व पर कह करके मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा कि हिला दे जो हिमालय को, हिला दे जो हिमालय को, जवानी उसको कहते हैं, और चटका दे जो चट्टानों को, जवानी उसको कहते हैं, और लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दे जुल्म की हस्ती, जवानी उसको कहते हैं, जवानी उसको कहते हैं। भैया डॉक्टर नीरज भाई पटेल जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों से शिक्षा एवं सामाजिक विचार संगोष्ठी पर अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया। थोड़ा अच्छी बात यह है कि आयोजकों का शुक्रिया इस बात के लिए, ठीक है, अच्छी बात यह है कि आयोजकों का शुक्रिया इस बात के लिए है कि आप इस दौर में वो कार्यक्रम कर रहे हैं जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में जा रहे हैं। और अगला निवेदन आप लोगों से कि तू कब तक धर्म की चाशनी और 5 किलो राशन में बिकता रहेगा मेरे बहुजन। हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो आप सब लोग, मुझे लगता है कि साहू जी महाराज की जयंती मनाने से ज्यादा इस शब्द को लेकर यहां आए हैं, शिक्षा एवं सामाजिक विचार गोष्ठी। तो सामाजिक विचार क्या है? सामाजिक विचार वही है जिस सामाजिक विचार को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने जीवन में, अपने राज्य यानी कि कोल्हापुर रियासत में लागू किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं तो कम से कम साहू जी महाराज से एक बात सीखने की है कि अंबेडकर को परखा कैसे जाता है और
अंबेडकर को बाबा साहब और संविधान निर्माता कैसे बनाया जाता है। यानी कि अगर छत्रपति साहू जी महाराज के अंदर यह परख नहीं होती कि ये व्यक्ति इतना ब्रिलियंट है कि इसको छात्रवृत्ति दी जाए, इसको अन्य तरीके से मदद दी जाए, तो उनका विदेश में पढ़ना भी मुश्किल हो सकता था। मतलब अगर हम बाबा साहब की तलाश अपने समाजों में करते हैं तो हमें साहू जी महाराज बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिना साहू जी महाराज बने, साहू जी महाराज में एक और क्वालिटी थी जिसकी हम अक्सर चर्चा नहीं करते हैं। साहू जी महाराज जैसी क्वालिटी अमूमन मंचों पर ढूंढने से नहीं मिलती। साहू जी महाराज खुद नेता नहीं बनना चाहते थे। साहू जी महाराज बाबा साहब को समाज का नेता बनाना चाहते थे। इसलिए साहू जी महाराज ने बकायदा मंच पर खड़े होकर के पुणे में कहा था कि यह है आपका समाज का नेता और आज से यही आपका नेतृत्व करेगा। मतलब अगर साहू जी महाराज से सीखना चाहते हो तो साहू जी महाराज से त्याग भी सीखना पड़ेगा। साहू जी महाराज से सच्चे कार्यकर्ता को समझ करके उसका सहयोग करना भी सीखना पड़ेगा। हम जिस दौर में ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस दौर में जो सामने खड़ी हैं ताकतें, उनकी तरफ से बोलने वाले वक्ताओं के पास ना पैसे की कमी है, ना संसाधनों की कमी है, ना धन की कमी है, लेकिन इस तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे आप ये तक नहीं पूछते हो कि तुम आ कैसे रहे हो, तुम्हारा घर का खर्च कैसे चल रहा है। तो जब तुम साहू जी महाराज बनने को तैयार नहीं हो तो बाबा साहब बनने की किसी से उम्मीद मत रखो। एकदम क्लियर बात है ये। वैसे ही जैसे अगर तुम ज्योतिबा फूले नहीं बन सकते हो तो अपनी पत्नी को सावित्रीबाई फूले बनने की उम्मीद मत पालो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कार्यक्रम आयोजन में जितने लोग लगे थे उनमें से आधे लोग भी अपनी पत्नियों को कार्यक्रम में नहीं लेकर के आए होंगे। दरअसल मूवमेंट यहीं से फेल होता है। मैं ना राजनीतिक व्यक्ति हूं, ना किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध है। मैं प्योरली सामाजिक परिवर्तन का व्यक्ति हूं। राजनीतिक परिवर्तन समाज के लिए जरूरी हो सकता है और जरूरी है, लेकिन मेरी नजर में सामाजिक परिवर्तन सबसे ज्यादा जरूरी है। और उदाहरण बता देता हूं, अभी लक्ष्मण भाई नहीं आए, उनको भी उदाहरण बता देता मैं। सबसे बड़ा उदाहरण है जो राजनीतिक परिवर्तन की बात ठोकते हैं मंचों पर कि नीरज भाई बिना सत्ता की चाबी के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता की चाबी से पोकलैंड मशीन, जेसीबी, खनन, ट्रांसफर पोस्टिंग, मलाईदार डिपार्टमेंट सब आते हैं, और सामाजिक परिवर्तन की बात करने से झुंझुना मिलता है। तो राजनीतिक परिवर्तन की बात करने में मजा आता है क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। एक उदाहरण आप लोगों के सामने है ललितपुर का, झांसी का, अभी कुछ दिन पूर्व का। एक यादव सिपाही की कुर्मी सब इंस्पेक्टर से शादी होती है। समझिएगा, यादव सिपाही की कुर्मी सब इंस्पेक्टर लड़के से शादी होती है। यादव समाज के लोग उस यादव परिवार का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर यादव ऐसा है, मैक्सिमम यादव तो हमारे साथ मूवमेंट में शामिल हैं, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वो यादव परिवार, वो लोग जिन्होंने हुक्का पानी बंद किया था, वो राजनीतिक परिवर्तन के हिमायती हो चुके होंगे। दावे के साथ कह रहा हूं कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते होंगे, लेकिन उनको सामाजिक परिवर्तन नहीं सिखाया गया, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन सिखाया गया। इसलिए उनको पता नहीं है कि अंतरजातीय विवाह से बड़ा कोई तरीका नहीं है जाति को तोड़ने का। और अगर शायद उनको सामाजिक परिवर्तन बताया गया होता तो उनको यह पता होता कि संतराम बीए प्रजापति साहब जाति पाति तोड़क मंडल बना करके और बाबा साहब एनिलेशन और ऑफ कास्ट लिख करके एक ही फार्मूला बताया इन दोनों महापुरुषों ने जाति तोड़ने का, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस। और इंटरकास्ट मैरिजेज कौन सी? नीरज भाई, हम बड़े जागरूक हो गए, हमारा लड़का आईएएस हो गया, हमने उसको छूट दे दी, जाओ तुम्हें जहां मनो शादी कर लो। अरे तुमने खाक छूट दे दी, वो कर लेगा, तुम क्या बिगाड़ पाओगे?
तुम छूट दो प्राइमरी टीचर लड़के को, तुम छूट दो लेखपाल लड़के को, तब माने कि तुम्हारे अंदर का सामाजिक परिवर्तन कुलबुला रहा है। तुम छूट दो उस लड़के को जो 20-25 हजार 30 हजार रुपए में कहीं बीटेक में नौकरी कर रहा है। IAS IPS को तुम खाक छूट दोगे, वो कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी नजर में अंतरजातीय विवाह का मतलब है जब कुर्मी यादव के यहां प्रस्ताव लेकर के जाए कि तुम्हारा लड़का हमें पसंद आ रहा है, जब यादव मौर्य के यहां प्रस्ताव लेकर के जाए कि तुम्हारे यहां का बच्चा हमें पसंद आ रहा है, यह है अंतरजातीय विवाह। और जिस दिन हम ये करने में कामयाब हो गए, यानी कि वाल्मीकि समाज में, धोबी समाज में, जाटो समाज में, खटीक समाज में शादियां होना शुरू हो गई, उस दिन मनुवाद की चूलें हिल जाएंगी। बाकी जाति के नाम पर आप कार्यक्रम करते रहिए, जाति के नाम पर आप महफिल सजाते रहिए, मनुवादियों और सामंतवादियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि तुम जाति के आधार पर कार्यक्रम करते रहो और हमारा फलानावाद मजबूत होता रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें, क्योंकि हमारे भाई लक्ष्मण भाई आ गए हैं। आइए, धन्यवाद। मैं सामाजिक परिवर्तन की बात क्यों कर रहा था? देखिए, जब मान्यवर कांसीराम साहब की बात लोग करते हैं तो एक लाइन बड़ी तेजी से कहते हैं कि मान्यवर साहब ने कहा था कि सत्ता हर ताले की कुंजी है, लेकिन वही लोग मान्यवर साहब की अगली लाइन नहीं कहना चाहते कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर राजनीतिक परिवर्तन होगा तो बहुजनों के किसी काम का नहीं होगा। और मौजूदा समय में जो घटना सबसे ज्यादा प्रचलित है, यादव समाज के एक व्यक्ति के चुटिया काट दी गई, मूत्र छिड़क करके उसको पवित्र करने की कोशिश की गई, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ ये की गई हो सकता है वो राजनीतिक परिवर्तन कर चुका हो सकता है कि वो बीजेपी का वोटर ना हो, लेकिन उसका भी सामाजिक परिवर्तन। इसका मतलब इन दोनों बातों को क्लब मत करिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी को आपने बस इतना सिखा लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है तो वो सामाजिक परिवर्तन में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये दोनों पैरेलल चीजें हैं, एक तरफ राजनीतिक परिवर्तन चलना चाहिए साथ में, दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन चलना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं या एक उदाहरण देता हूं जिससे मैं समझ जाऊंगा, जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि मैं ये बातें किन लोगों के लिए कह रहा हूं। दरअसल साहू जी महाराज का ही उदाहरण देता हूं मैं। साहू जी महाराज एक बार कहीं गली से जा रहे थे तो एक गड्ढे में 4-5 उनने देखे कि कुत्ते के बच्चे होते ना, पिल्ले, तो पिल्ले पड़े हुए थे उस गड्ढे में। तो साहू जी महाराज बहुत देर तक दूर से ऑब्जर्व करते रहे उन पिल्लों को, कुत्तों के बच्चों को। उसके बाद साहू जी महाराज ने उनमें से उठा करके एक पिल्ले को बाहर रख दिया। तो जो लोग साहू जी महाराज को देख रहे थे गौर से, उन लोगों ने कहा कि महाराज आप तो बड़े दयावान हैं, आप तो मानववादी सोच के व्यक्ति हैं, आप तो बहुजन व्यक्तित्व रखते हैं, फिर ये क्या वजह है कि आपने महज एक पिल्ले को उठा करके बाहर रखा, बाकी 4-5 पिल्ले वहां पर थे, उन पिल्लों को आपने वैसे ही छोड़ दिया गड्ढे में। तो साहू जी महाराज बोले कि देखो उस गड्ढे में जितने पिल्ले पड़े हुए थे, उन पिल्लों में जो उस कैद से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको कैद से आजाद करके ऊपर रख दिया। बाकी जितने पिल्लों को मैं देख रहा था
वो सब एक दूसरे को घसीटने में लगे थे और आनंद ले रहे थे गड्ढे में पड़े हुए कि वाह गुलामी में क्या मदमस्त मजा आ रहा है। तो जो गुलामी का मजा ले रहे हैं, गौर रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। जो गुलामी में पड़े हुए हैं उनकी गुलामी की बेड़ियां काटने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं केवल उन लोगों के लिए यहां आया हूं जो उन गुलामी की बेड़ियों को काट करके गड्ढे से आजाद होना चाहते हैं। और उन्हीं लोगों से मैं आज ये अपील कर रहा हूं कि जातियों पर गर्व करना बंद कर दीजिए। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं 9 साल जातिवाद कर चुका हूं। मैं वही बात मन से बोलता हूं जो अपने जीवन में लागू करता हूं। यह नहीं चल पाएगा कि जाति महासभा भी मजबूत होती रहे और सामाजिक न्याय भी मजबूत होता रहे। जिस दिन से मुझे यह बात समझ में आई उस दिन पे ऐलान किया है मैंने, और अगर आपको नजर आ जाऊं मैं कभी जाति महासभा के मंच पर तो उसी दिन कह देना कि नीरज भाई समाज का गद्दार है और मंचों पर झूठ बोलता है। जिस दिन से मुझे यह बात समझ में आ गई कि बिना बहुजन बनाए हमारे दुखों का निवारण नहीं हो सकता, उस दिन से मैंने जाति महासभा के मंचों पर जाना बंद कर दिया। अब क्यों कह रहा हूं इसको, बस इस बात को भी, मैं कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं करता। ये मैंने क्यों शुरू किया? दरअसल जब हम जातिवादी थे, सरदार पटेल जयंती को कुर्मी होने के नाते मनाया करते थे। उस समय मान लीजिए पांडाल सजाया आपने और आपने मंच से कहा जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ यदुवंश के सूरवीरों, जाग जाओ मौर्य वंश के सूरवीरों, जाटो सूरवीरों। तो आपके जाग जाओ के चक्कर में होता क्या है? दरअसल आपके जाग जाओ के चक्कर में जो चौरसिया भाई वहीं पर टेंट लगा रहा है, जो प्रजापति भाई वहीं कार्यक्रम में चुपचाप बैठ करके पानी पिला रहा है, जो निषाद भाई, जो विश्वकर्मा भाई, या जो धोबी समाज, किसी भी अन्य समाजों का भाई, ऐसा तो संभव नहीं है कि आप किसी जाति का कार्यक्रम करें और उसमें 100% जाति के लोग ही हों। उसमें सामियाना सजाने वाले, बैनर लगाने वाले कोई तो दूसरी जाति के होंगे। तो वो सोचते हैं आपके जाग जाओ के चक्कर में कि यार अगर ये जाग गए तो उनसे तो लड़ेंगे नहीं, मनुवादियों सामंतियों से उतनी इनकी हिम्मत नहीं है, तो ये जाग गए तो ये पीटेंगे किसको? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इनको नहीं जागने देना है। जो इतने सालों से जागे हैं उनसे ही पिटते चले आ रहे हैं, वही पर्याप्त है। तो तुम्हारे जाग जाओ के चक्कर में जिनको जगाना था वो नहीं जागे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन जाग गए और तुम्हारे अपने भाई एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 जातियों की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम जातिवाद से मुक्त ना हो पाए तो कम से कम जातिवाद से मुक्त दिखाई तो दें। जो अपने आसपास की सराउंडिंग है कम से कम उसमें तो नजर आ जाए कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, जाति विविधता का ख्याल रख रहे हैं। ये कौन सी चुंबक होती है कि जाति देख करके आदमी को चिपकना ही है? जब तक चिपकते रहोगे तब तक मनुवाद और सामंतवाद हावी रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने भी मन सजा लो, कितने भी भाषण दे लो। तो इसके लिए करना क्या है? बेहद छोटे से उपाय हैं मुक्त दिखने के लिए। मुक्त हो पाओगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुक्त दिख पाओगे इसकी गारंटी है। और दिखोगे कैसे? जब यहां से कार्यक्रम से जितने हमारे भाई बैठे हैं, जब इस कार्यक्रम से घर जाना तो एक चीज जरूर करना कि अगर घरों में अपनी जाति के महापुरुष की तस्वीर टांगे हो और उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बाबा साहब की टांगे हो। आजकल का नया बहुजन कॉन्सेप्ट है, एक अपनी जाति के महापुरुष एक बाबा साहब, एक अपनी जाति के एक बाबा साहब, हो गया बहुजन कॉन्सेप्ट। गलत तो नहीं कह रहे? जितने नव सामाजिक हैं उनके लिए बहुजन कॉन्सेप्ट का मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अनुरोध है मेरा, जिसमें ज्यादा खर्च नहीं लगते हैं, 50, 60, 70 रुपए की तस्वीरें आ जाती हैं। केवल आपको करना यह है कि अपने घर के ड्राइंग रूम में अगर 1-2 महापुरुष की तस्वीर लगाए हो तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 कर लीजिएगा, ताकि जब कोई एंट्री मारे आपके घर में और तस्वीरों पर निगाह पड़े
तो आदमी कंफ्यूज हो जाए कि ये मानता किसको है। भाई हम और लक्ष्मण भाई तो आलोचना झेलते हैं कि बड़े ज्ञान ठोकते हैं और जाति ठोके हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो जाति नहीं लगाए हैं उनके घर की पहली तस्वीर से अगर जाति पता चल जा रही है तो बदले क्या हो। अगर मंच पर तुमको दी जाने वाली तस्वीर से तुम्हारी जाति आइडेंटिफाई हो जा रही है तो तुम बदले क्या हो। तुम रिश्ता ढूंढने में जब जाति टॉर्च लेकर के ढूंढ रहे हो तो तुम बदले क्या हो। क्या ईमानदारी से बताइएगा, मैं दिल से बदलने की बात और ऊपर ऊपर बदलने की बात क्यों कर रहा हूं। जो लोग जाति व्यवस्था के शोषण के सबसे बड़े शिकार हैं उनके घरों में जाकर के पूछिए क्या तुम अंतरजातीय विवाह करोगे। जो जाति व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार हैं उनकी बात कर रहा हूं और जातियों की बात नहीं कर रहा। उनसे भी पूछो तो वो भी कहेंगे नहीं, शादी तो जाति में ही करेंगे। तो फिर तुम इतने सालों से क्या खाक बदले हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मंचों पर कितना भी नमो बुद्धाय कह लो, कितना भी जय भीम कर लो, कितना भी जय साहू कर लो, जय फूले कर लो, जय फातिमा कर लो, जब तक अंदर से थोड़ा थोड़ा बदलाव नहीं लाओगे, एक और बदलाव बिना पैसे का, अगर किसी बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो, जैसे इस कार्यक्रम में आए हो, यहां ये तो सोच के नहीं आए हो ना कि जाति महासभा का कार्यक्रम है, यहां सोच के आए हो कि कुछ सामाजिक परिवर्तन की बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो समाज को दिशा देंगी, लोगों को जाति से दूर करेंगी। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आ रहे हो तब कम से कम अपनी गाड़ी की 5 सीटें हैं अगर 4 व्हीलर में, तो 5 की 5 सीटें एक जाति के लोगों से भर के मत लाओ। मोहल्ले में जो प्रजापति जी रह रहे हैं उनको जरा पूछ लो कि गाड़ी खाली है, पैसा नहीं लगना है, पेट्रोल का पैसा नहीं लगना है, वहां पानी भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, बैठ लो। हो सकता है निषाद जी, प्रजापति जी, विश्वकर्मा जी बैठ जाएं। तो बैठने से क्या होगा, रस्सी आवत जाते। अभी मैंने पत्नी का उदाहरण दिया था ना, मेरी पत्नी सामने बैठी है। जब हमारी शादी हुई तो क्या आपको लगता है कि कुर्मी परिवार में कोई बेटी इस तरह की सोच से आई होगी जिस तरह की सोच के हमें। लेकिन ये बदली कैसे, कैसे बदली। कोई हमारे पास जादू की छड़ी थी, कोई फॉर्मूला था क्या। हमने कैसे इनको मना किया कि वो टॉपअप रिचार्ज नहीं करना है। यहाँ जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं इनमें से आधे से ज़्यादा टॉपअप रिचार्ज करती होंगी, गारंटी बता रहा हूँ। टॉपअप रिचार्ज कौन सा, 1 साल का टॉपअप करो, पति 1 साल चलता है, करवा चौथ में करते हैं ना टॉपअप रिचार्ज, फिर 1 साल का टॉपअप करो, पति 1 साल फिर चलेगा, फिर एक मतलब उसमें 2 साल का टॉपअप, 5 साल का टॉपअप है ही नहीं है, 1 साल का टॉपअप है उसमें। 1 साल का टॉपअप करो, करवा चौथ रहो, पति 1 साल चलेगा, फिर अगली साल करो। तो मैंने अपनी पत्नी को बदला कैसे, कैसे बदला, इसी तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में ला करके। अगर आपके परिवार की पत्नियां और बच्चे उनके पंडालों में जाते रहे जो शिवलिंग में बेलपत्री चिपका के बच्चों को पास करवा रहे हैं, तो तुम्हारे इन मंचों पर भाषण ठोकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम अपने घर में ही अल्पसंख्यक हो। जब तुम अपने ही घर में अल्पसंख्यक हो तो समाज को क्या खाक सुधारोगे। तो पहले अपने घर का ठीक करा लो, अपने घर को ठीक करो। ये जरूरी नहीं कि मैंने कर लिया तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ट्राई मारना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे पत्नी को करना है वैसे ही आस पड़ोस के लोगों को करना है। कैसे, नीरज भाई क्या करें, फलाने के घर पे तो दूसरे कलर का झंडा लग गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग सुबह से शाम जिस संगठन का नाम रखते हैं आरएसएस और बीजेपी, उससे सीखते ढेला भर का भी नहीं है। मेरे बारे में सब कुछ क्लियर है, आप ट्विटर पर, फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं दुनिया में डाल लो। कहाँ मैं अपने आप को छुपा सकता हूं कि मेरी सोच क्या है, छुपा सकता हूं क्या। मेरे जैसे क्लियर कट व्यक्ति को भी आज भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ट्राई मारने को तैयार हैं कि शायद मन बदल जाए, हार्दिक पटेल बन जाए। मतलब गलत नहीं बता रहा हूं, आज भी ट्राई मारते हैं, संबंध स्थापित किए रहते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि नाक
इतनी बड़ी है और दिल इतना छोटा है। तो हम लोग नीरज भाई पिछली बार कार्यक्रम में बुलाया था, आया नहीं था, अब नहीं बुलाएंगे, लंबरदार लोग हैं। मतलब ईगो तो इतना है कि छत से टकराता है। उनसे लड़ने में भले ही ईगो ना टकराए, आपस में बहुजन भाइयों में लड़ने में पूरा ईगो टकरा जाता है। तो आरएसएस का अगर गाली देते हो तो उससे एक ही बात सीख लो कि अपने मोहल्ले पड़ोस के चौरसिया जी को, प्रजापति जी को, पाल जी को, नाई समाज के व्यक्ति को, धोबी समाज के व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को, खटीक समाज के व्यक्ति को, मौर्य जी को, जिसको भी ट्राई मार सकते हो कि भाई साहब आइए, भाई साहब आइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 बार कार्यक्रम में बुलाओगे, 3 बार अगर इस पंडाल में आ गया तो गारंटी से कह रहा हूं कि बदल जाएगा। गारंटी से बता रहा हूं। क्योंकि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, आप लोग जिन समाजों को पाखंडी मानते हैं, जिन समाजों को बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर मानते हैं, मेरा दावा है कि मैं उन्हीं समाजों से कर नहीं दूंगा, कर चुका हूं। उन्हीं समाजों से सैकड़ों हजारों अंबेडकरवादी तर्कवादी तैयार कर चुका हूं। कर दूंगा नहीं कह रहा हूं, कर चुका हूं। जिन समाजों को आप मानते हैं कि इनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते आपको ट्राई मारना पड़ेगा, ट्राई। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, दरअसल बड़ी गहरी हैं ये गुलामी की जड़ें, बड़ी गहरी हैं ये गुलामी की जड़ें, जिनमें ये दिमाग जकड़े हैं। अफसोस ये है कि जिनके गले पकड़ना था हमने उन्हीं के पांव पकड़े। तो अब तो भैया इतनी घटनाएं आपके आस पड़ोस में भी हो गई, अब तो कुर्मी कथावाचिका भी शूद्र हो गई, अब तो यादव कथावाचक भी शूद्र हो गए। तो भैया अब सुधर जाओ। और नहीं सुधर पाए तो साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हो, तो अभी रामेश्वर पवन जी बता चुके हैं कि वेदोक्त और पुराणोक्त मंत्रों में क्या अंतर है। और जो ब्राह्मण पुजारी नहाने पर मंत्र पढ़ रहा था वो कह रहा था कि शूद्र राजा है, इसलिए वेदोक्त मंत्र नहीं पढ़े जा सकते। तो जिन पुरखे को बता करके गर्व महसूस करते हो, भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं, तो कम से कम उन्हीं पुरखों से सीख लो। हमसे अगर हम गलत कह रहे हो तो उन्हीं से सीख लो। और अब कम से कम इस दौर में बहुजन को बहुजन बना लो, क्योंकि मानसिक गुलामी की जड़ें इतनी खतरनाक है कि हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए आज आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि या तो ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ दो कि वही सब कुछ कर देगा, और या ईश्वर को ही छोड़ दो। भैया मैं गारंटी से बता रहा हूं कि तमाम वो लोग जो यहां से अभी जय भीम, जय फूले, जय फातिमा करते हुए जाएंगे, उन्हीं के गाड़ियों में वो लटकौआ टंगे हुए हैं। ऐसे गारंटी से बता रहा हूं। अब लटकौआ टंगे हुए हैं तो मैं ऐसे लोगों को सबसे बड़ा धूर्त